नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी नाइक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की भाषा, बोलियां व साहित्य, जिसमें हम बात कर सकते हैं भाषा पहले पढ़ ले, उसके बाद में साहित्यकार व उनके कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे उनके बारे में बातें चल रही थी। तो आज हमारा ये वीडियो पार्ट 6 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी हम कह सकते हैं वीडियो पार्ट 5 तक हम लोगों ने जो कि क्या पढ़ा था उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो हम कह सकते हैं साहित्यकार व इसके अंदर जो राजस्थान के साहित्य के अंदर प्रमुख साहित्यकार व उनके लिखे गए ग्रंथों के बारे में बात की थी। तो पहले हम लोगों ने बात की थी पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, और उसके बाद में बात की थी दुर्शा आड़ा के बारे में, जिसको अकबर के द्वारा 1 करोड़ पेशाब का सम्मान भी है जो कि प्रदान किया गया था। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं आज के सेशन में, आप हेडिंग लगाए आसाजी बारठ। आसाजी बारठ जो साहित्यकार थे, हम कह सकते हैं इन्होंने कई सारे जो दोहे वगैरह लिखे राजस्थान के। हेडिंग लगाए आसाजी बारठ। आसाजी बारठ, या फिर इन्हें आसानंद जी भी कहा जाता है। आसानंद जी बारठ, ओके। जन्म की बात करें तो कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। कहां हुआ था जन्म? भादरेश बाड़मेर। जन्म कहां हुआ था? भादरेश। कहां पे पड़ता है ये? बाड़मेर में। जन्म हुआ था इनका भादरेश से बाड़मेर के अंदर। कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो ये जो आशा जी है ये लक्ष्मण के भक्त थे, या फिर हम कह सकते हैं पुजारी थे। जोधपुर का शासक था जिनका नाम था मालदेव। लिखे, ये लक्ष्मण के भक्त थे। लक्ष्मण के पुजारी या लिखे भक्त थे। दरबारी कवि किसके थे? जोधपुर शासक मालदेव के दरबारी कवि थे। जोधपुर शासक मालदेव के दरबारी कवि थे। अब इनके बारे में बात करें तो इन्होंने है जो कि अपना जो अंतिम समय है या फिर कुछ समय है जो कि कहां पे, कोटड़ा का शासक था बागा सिंह जी। कोटड़ा के बागा सिंह जी के वहां है जो कि अपना अंतिम समय, या फिर हम कह सकते हैं कुछ समय है जो कि इन्होंने वहां बिताया था। लिखिए, कुछ समय। फिर इनके बारे में एक कहानी पढ़ते हैं। इन्होंने अपना अंतिम समय, या फिर हम कह सकते हैं अपना, इन्होंने कुछ समय या डैश करके लिखे, अंतिम समय कहां बिताया था? कोटड़ा में। कहां पे बिताया था? कोटड़ा में, या फिर हम कह सकते हैं कोटड़ा के बाग सिंह जी के यहां बिताया था। कोटड़ा के बाग सिंह जी या फिर बागा सिंह जी, बाग सिंह जी के यहां बिताया, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो आसाजी बारठ कौन थे? आसाजी बारठ कौन थे? ये हम कह सकते हैं जोधपुर के शासक मालदेव के दरबारी कवि थे। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो जोधपुर शासक मालदेव थे, उनकी एक जो रानी थी पत्नी, जिसका नाम था उमादेव भटियाणी, जिसको रूठी रानी के नाम से भी प्रचलित जो किया गया, या हम कह सकते हैं प्रचलित है। उनका जो एक रूठी रानी का महल भी बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर,
उनके पास में हम कह सकते हैं। तो ये इसको रूठी रानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मालदेव और उमादेव के बीच में क्या हो जाता है, एक बार कोई अनबन हो जाती है और वो वहां से है जो कि उनसे रूट करके चली जाती है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर वहां पे अपना एक महल बनवाती है जिसको रूठी रानी का महल कहा जाता है। वहां पे है जो कि ये कहा जाता है कि आजीवन वहीं रही थी और रूठी हम कह सकते हैं उधर नहीं गई थी वापस जोधपुर। ये किसकी पुत्री थी हम बात करें तो रूठी रानी जो उमादेव है ये जैसलमेर का शासक था रावल लूणकरण की पुत्री थी। तो लिखिए एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो लिख लेना बाद में। तो किसकी थी? जैसलमेर का शासक था रावल लूणकरण। रावल लूणकरण की पुत्री थी। किसकी बात कर रहे हैं? उमादेव भटियाणी। उमादेव भटियाणी। तो हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या करती है, इनसे जो कि हम मालदेव से क्या करती है, रूट के यहाँ आ जाती है अजमेर के अंदर। तो फिर क्या करता है, इनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, मालदेव को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। और इनके पास एक दासी थी जिनका नाम था भारमली। इनके पास एक बार समझने की कोशिश करें, मैं फिर बोल दूंगा कि भाई अब लिख लो, है ना। तो इनके पास एक दासी थी जिनका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। और हम कह सकते हैं कि ये इनको तो फ्री कर देता है भारमली। इनके यहां आने से है जो कि उमादेव भटियाणी के यहाँ आने से कोई भी दुख नहीं होता है मालदेव को। और मालदेव है जो कि अपनी रानी बना के किसको रखता है? भारमली को। और ये इस बात से दुख होता है, हम कह सकते हैं उमादेव भटियाणी के पिता लूणकरण को इस बात से दुख होता है। उन्होंने कहा, क्या हम कह सकते हैं, उन्होंने ऐसा लगा कि भाई हमारी पुत्री जो उमादेव भटियाणी है वो तो दुखी है, और मालदेव है जो कि किसको वहां पे रानी बना के रख रहा है? भारमली को, जो कि एक दासी थी। फिर क्या करते हैं, कोटड़ा के शासक जो बागा सिंह जी के वहां जाते हैं और उनको ऐसा लगता है, यानी हम कह सकते हैं उन्होंने वैसे तो इन्होंने जो मालदेव ने अपनी रानी के लिए है जो कि उमादी रानी को कई सारे दूहे भी कहे थे, कई सारे जो हम कह सकते हैं भेजे थे। उन्होंने ऐसा कहा, या तो तुम्हें पति चाहिए या फिर तेरा सम्मान चाहिए। अगर तेरा सम्मान चाहिए तो तू वहीं रहे, अगर तेरे को तेरा पति चाहिए तो तू यहाँ आ जा, क्योंकि यहाँ पे तो हम तो वही राजा हूँ, वापस लड़ाई हो सकती है। अगर तेरे को तेरा सम्मान चाहिए तो तुम पर आजीवन या फिर हम कह सकते हैं वहीं पे रहे और तू इस बात पे अड़ी रहे। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरे को तो दोनों ही चाहिए, पति चाहिए और सम्मान चाहिए। तो दो बोला दोनों तो रह नहीं सकते। वो कहा जाता नहीं कि दुआ इन्होंने लिखा था कि एक ठाण पे दो हाथी नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक ठाण पे दोनों चरेंगे तो क्या करेंगे, लड़ेंगे तो सही। तो इसलिए दोनों बात नहीं हो पाएगी, या तो तू तेरे पति के पास रह सकते या फिर तेरे को सम्मान चाहिए, यानी तेरे को लड़ाई वगैरह नहीं चाहिए, यहाँ आएगी तो लड़ाई हो सकती है वापस। तो उन्होंने यही रखा कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, और वो आजीवन वही रही थी। तो फिर इनके पिता जो लूणकरण भाटी शासक हम कह सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो कोटड़ा के शासक थे बागा सिंह जी, उनके वहां गए और उनको लगा कि भाई भारमली के पीछे ये तो हम कह सकते हैं मालदेव तो भारमली के पीछे पागल है, और वो उमादेव भटियाणी जो उमादेव वो उनकी पुत्र थी हम कह सकते हैं लूणकरण की, वो तो बेचारी दुखी है। तो उनको हम कह सकते हैं उनको शांति पहुंचाने के लिए, उनको उनकी आत्मा को सुख की करने के लिए हम क्या करें, बोलो भटियाणी को उनके साइड से, वो जो हम कह सकते हैं भारमली को उनके रास्ते से हटा दे, है ना, उनके पास भारमली को नहीं रखे, तो शायद हम कह सकते हैं उमादेव भटियाणी को थोड़ा आराम मिलेगा कि भाई मैं तो यहाँ हूं लेकिन उनके पास कोई नहीं है। तो फिर क्या क्या था, बागा जी ने कहा रहे ये तो छोटी सी बात है, ये तो मैं कर दूंगा। तो फिर बागा जी ने कहा कि जब भारमली यहाँ हम कह सकते हैं मालदेव के यहाँ मिलने आए तब मेरे को आप बता देना, सूचना कर देना। तो कहा जाता है कि ये राजा के पटरानी बन के रह रही थी भारमली, तो ये डोलियों के साथ में एक हम कह सकते हैं जुलूस के साथ, एक बड़ी सभा के साथ है जो कि वहां आ रही थी, और कोटड़ा के शासक बाग सिंह व उनकी सेना वहां पे छुप के बैठी थी और टुकड़ी पे अटैक करते हैं, और भारमली को अपने ऊंट पे बिठा के बागा सिंह जी काम ला के रख देता है, हम कह सकते हैं कोटड़ा ले आए थे। और वहां पे क्योंकि भारमली कहा जाता है कि देखने में काफी सुंदर थी, और बागा जी भी क्या कम थे, उनके भी मूंछों के ताव हम कह सकते हैं वो भी बहुत सुंदर थे। उन दोनों के बीच में आपस में हम कह सकते हैं कई दिनों के बाद में एक प्रेम हो जाता है, और वह मालदेव को भूल जाती है, और बागा सिंह जी के साथ में अटूट प्रेम उनका दोनों का हो जाता है, और वो ऐसा मानती है कि मेरे को यहीं पे रहना है। फिर हम इसके बाद में अगर बात करें तो
उनको लगा, मालदेव को लगा कि भाई एक छोटी सी टुकड़ी का, एक छोटी सी जागीर का धनी हमारी भारमली को ले गया और हम अगर आक्रमण करें तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो उन्होंने आसाजी को भेजा। किसको भेजा? अब बात आ गई आसाजी बारट को। आसाजी जो इनके कविराज थे, इनके दरबारी कवि थे, इनको भेजा, बोला आसाजी उनको बोल दो कि बागा जी ऐसे मत करो और तुम हमारी भारमली को दे दो, अगर हम आक्रमण करेंगे तो तुम्हारी क्या ये बिखर जाएगी टुकड़ी, इतनी सी टुकड़ी है, तो तुम क्या करो हमारी भारमली को दे दो और आशा जी आपकी बात है बागा जी मान लेंगे और आप जाओ उसको लेके आओ। तो ऐसा कर तो आशा जी के जाने से पहले बागा जी को पता चल गया कि भाई आशा जी आने वाले हैं, चारण कवि है, तो कविराज की बात कैसे टालेंगे? चारण कवि यानी वो तो देवी पुत्र है आशा जी, तो उनकी बात कैसे टालेंगे? तो भारमली को वापस देनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ था, बागा जी ने जब जैसे ही आशा जी आ रहे थे बागा जी के यहाँ भारमली को लेने, तो जैसे शिव तक पहुंचते हैं तो बागा जी क्या करते हैं, उनकी ढोल धमाके से उनका कह सकते हैं सम्मान किया था, आदर भाव आदर सत्कार किया था, बहुत शानदार तरीके से उनको अपने घर तक ले जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अपने टुकड़ी तक, या फिर अपने हम कह सकते हैं दरबार तक उनको ले जाते हैं और वहां पे उनकी अच्छे से सेवा की। और बागा जो आशा जी थे वो बात भूलने लगे, लेकिन फिर बैठे बैठे लगा कि बागा जी एक बात करनी थी। अरे बोलो, रुको बात छोड़ो, बातें ही करनी, एक बार अपन अताई कर लेते हैं अपनी, क्योंकि आप वहां से आए हैं तो अपन थोड़ी बातें कर लेते हैं प्रेम की, हम कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा थोड़े दो ही सुनो, बात बाद में कर लेंगे। फिर थोड़ा धीरे धीरे हम कह सकते हैं दोनों के बीच में एक मित्रता का प्रेम प्रसंग है जो कि होने लगता है और दोनों क्या करते हैं, फिर आशा जी को लगा अब हमें कहीं नहीं जाना है, बागा के बिना आशा जी नहीं रह सके, आशा जी के बिना बागा नहीं रह सके, इतना इनका एक प्रेम हो जाता है। किसके प्रति? हम कह सकते हैं इनका सम्मान किया उसके लिए। तो फिर क्या किया था, इन्होंने कहा कि भाई हमें कहीं नहीं जाना। फिर मालदेव ने कई सारे हम कह सकते दूत भेजे या फिर वहां से कई लोगों को भेजा कि भाई हमारे भारमली को तो नहीं दो लेकिन हमारे कविराज को तो वापस ले आओ। लेकिन कविराज ने कहा हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो बागा जी की यहीं रहेंगे और यानी हमें यहीं मरना और यहीं जीना। तो बागा जी के यहाँ रहते हैं और फिर क्या करते हैं कि थोड़ा समय बीता और बागा जी की हो जाती मृत्यु। फिर आशा जी भी क्या करते हैं, इतनी गहरी मित्रता थी तो आशा जी भी उनके पीछे है जो कि क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं। फिर ये 24 घंटों के अंदर हम कह सकते हैं बागा का नाम लेना भूलते नहीं थे। हर काम, कोई काम हुआ बागा, कोई काम हुआ बागा, बागा बागा ऐसे करके है जो कि इनके मुंह पे, इनके जीभ पे है जो कि बागा बागा नाम है जो कि छा गया था। ये बात पता चली मालदेव को कि भाई इनके मुंह से है या फिर हम कह सकते हैं इनको बागा नाम शब्द जो भुला दे उनको मैं कई सारे गांवों की जागीरें दे दूंगा, कई सारे गांव प्रदान करा दूंगा। तो लोगों ने कोशिश की लेकिन ये बागा नाम छोड़ने वाले नहीं थे। इनके बेटे ने, इनके पुत्रों ने भी, आशा जी के पुत्रों ने कहा कि बापूजी आप तो जाने वाले हो, हमें कई सारे गांव मिल रहे हैं, क्यों नहीं आप ये नाम छोड़ देते? बाबूजी तो गया जगह गया, ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, बोला नहीं, उनसे नाम छूट नहीं रहा था। लेकिन हम बात करें तो 4 जो पहर होते हैं उसके अंदर उन्हें कोशिश की, कई सारे जो छुड़वाने की कोशिश की, बातों में बहलाए फुसलाए कि बागे का नाम नहीं आए। लेकिन जैसे ही सुबह हम कह सकते हैं उठने का टाइम होता है तो जो कुकड़ला बोलता है ना, कुकड़ला बोला था तो उन्होंने एक दुआ बोल दिया कि कुकड़ला क्यों कूकियो ढलती मांजल रात, के तन्ने बिल्ली संताइयो, के आई तन्ने बागेरी याद। आ गया बागेरा नाम। तो वो क्या हो जाता है, वो उनका जो उनकी रणनीति थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और बागे का नाम वो छोड़ नहीं पाते हैं। मालदेव हम कह सकते हैं कि उनकी बात के बीच में हार गया एक तरह का। तो अब लिखिए कि भाई इनके बारे में एक दो बात और लिखनी है। ये थी किन के बारे में, बागा और आशा जी के बीच में जो कहानी थी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और फिर आगे लिखते हैं इनके बारे में, इनके कौन कौन से दुए थे। तो यहाँ पे बात करें कि आशा जी, जिनको आसानंद जी भी कहा जाता है, किनके दरबारी कवि थे ये, मालदेव के दरबारी कवि थे। मालदेव जोधपुर का शासक था और भाद्रेस से बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है 1506 ईस्वी में। और इनका एक कह सकते हैं उनके बाद में उनका आगे पढ़ेंगे, उनका एक भतीजा था जिनका नाम था ईसर जी बारट, उनके बारे में भी बात करेंगे। वो भी इनके यहाँ पे है जो कि रहे थे और 20 वर्ष की उम्र के बाद में यहाँ से है जो कि छोड़ के वो चले जाते हैं और उनके बाद में भी उनकी बात करेंगे। तो इनके जो कई सारे ग्रंथ हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। ये किसके भक्त थे, लक्ष्मण के। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लक्ष्मणायन। लिखे महत्वपूर्ण ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ।
इनके प्रमुख ग्रंथ, एक नंबर लगा के लिखो लक्ष्मणायन, दो नंबर लगा के लिखो उमादे भट्टियाणी रा कविते, उमादे भट्टियाणी रा कविते। दिख रहा है आप सभी को? एक तो लक्ष्मणायन हो गया, उमादे भट्टियाणी रा कवित हो गया, बागेरा दुआ हो गया, गोगाजीरी पौड़ी हो गई। तो 3 नंबर लगा के लिखिए बागेरा दुआ, बागेरा दुहा या फिर दोहा, बागेरा दोहा। और 3-4 नंबर पे लिखे गोगाजीरी पौड़ी, गोगाजीरी पौड़ी। किस पे लिखा गया ग्रंथ है ये? गोगा पर लिखा गया ग्रंथ, गोगा पर ग्रंथ, ऐसे लिख दो आप, पूरी लाइन लिख लेना, गोगा पर लिखा गया ग्रंथ, गोगा जी पे लिखा गया ग्रंथ, जिसको गोगारी पौड़ी के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं किसने लिखा था ये? आसाजी बारठ ने ये कई सारे ग्रंथ लिखे थे। तो फटाफट से लिखे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और ये तो इसकी तो अब क्या करें, ये जो दोहा था इसके बारे में तो आपको क्या ही लिखना है, ये तो एक सुना दिया हम लोगों ने, बात कर ली इसके बारे में कि कुकड़ला क्यों को किया ढलती ही मांझल रात, या तो तने का तो तने बिल्ली संतायो है, या फिर तन आई है बागरी याद। तो लिखिए फटाफट से। फिर इनका जो भतीजा था जिनकी ईसर जी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? भाद्रेश बाड़मेर के अंदर। उनका जो जन्म है वो 1538 के अंदर हुआ था, इनका 1506 के अंदर हुआ था। तो इनको साथ साथ में है जो कि याद रखना है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में लिखिए चलो आगे बढ़ते हैं और फिर हेडिंग लगाओ ईश्वर जी बारठ, ईश्वर दास बारठ, हेडिंग लगाए ईश्वर दास बारठ। कौन थे ये? आशा जी के भतीजे थे ईश्वर दास। ये भी कई समय कहाँ रहे थे? अपने चाचा के साथ मालदेव के दरबार में इन्होंने काम किया था। और 20 वर्ष की उम्र में है जो कि वहां से कहाँ चले जाते हैं? वहां से 20 वर्ष की उम्र में है जो कि ये मारवाड़ छोड़ करके हम कह सकते हैं जूनागढ़ शासक था जिसका नाम था रावल जोम, वहां चले जाते हैं। और उनके वहां पर जो कि कह सकते हैं 40 वर्षों तक वहां पे कार्य किया। और वहां से 40 वर्षों तक कार्य करने के बाद में ये क्या करते हैं, 40 वर्षों तक वहां पे कार्य किया। उसके बाद में जो अंतिम समय जो इनका गुजरा था, हम कह सकते हैं अंतिम समय कहाँ पे हुआ था इनका, जो भादरे से बाड़मेर के अंदर हम कह सकते हैं। तो इनका जो वहीं पे मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर। तो लिखिए, उसके बाद में पहले बात करें इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? भादरेश बाड़मेर। जन्म भादरेश बाड़मेर। कब हुआ था? 1538 ईस्वी में। आशा जी का कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। ये प्रारंभिक समय में आशा जी के साथ मालदेव के दरबार में रहे, मालदेव के दरबार में रहे। और वहां पे आशा जी की साहित्य की, मतलब हम कह सकते हैं दोनों कवि थे और अच्छे से वहां पे कार्य किया था। और 20 वर्ष की उम्र में, लिखे 20 वर्ष की उम्र में मारवाड़
के मालदेव का दरबार छोड़ के मारवाड़ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? जूनागढ़। मारवाड़ छोड़कर जूनागढ़ शासक रावल जोम के यहाँ चले जाते हैं। जूनागढ़ शासक रावल जोम के दरबार में चले जाते हैं। रावल जोम के दरबार में चले जाते हैं और वहां पे 40 वर्षों तक कार्य किया। वहां पे 40 वर्षों तक किसके रूप में कार्य किया? कविराज के रूप में 40 वर्षों तक हम कह सकते हैं वहां पे रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं 40 वर्षों तक वहां पे जो रहे, ऐसे लिख दो, तक रहे। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें 40 वर्षों तक वहां रहे थे, और अंतिम समय भी इनका कहां पे गुजरता है? बाद्रेश बाड़मेर के अंदर है, जो कि यहीं गुजरता है, और यहीं पे इनका जो एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। तो रहे और अंतिम समय भी इनका यहीं गुजरता है। अंतिम समय भी इनका कहां पे गुजरता है? इनका बाद्रेश बाड़मेर में गुजरता है। बाद्रेश बाड़मेर में अंतिम समय भी इनका बाद्रेश बाड़मेर में ही गुजरता है। और यहीं पे इनका क्या है? एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है? भव्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है। तो लिखिए ये 2-4 बात है। उसके बाद में एक तो चीज और लिखिए कि इन्हें ईसरा परमेश्वरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ईश्वरदास जी है ये एक संत थे, संत महात्मा थे। तो हम कह सकते हैं संत महात्मा थे, इन्होंने कई सारे चमत्कार भी किए थे, इसलिए इनको है जो कि ईसरा परमेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनके बाद में ये एक लाइन लिखनी है, एक बार इतना लिखे। फिर इसके बाद में इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में लिखेंगे। यानी एक इन्होंने लिखा था ग्रंथ जिसका नाम है हरिदास। हरिदास ग्रंथ लिखा, ये हम कह सकते हैं किसके ऊपर लिखा गया? हरिदास, जो कि ईश्वरदास जी के जो गुरु थे जिनका नाम था पीताम्बर भट्ट से संबंधित जो दोहे हैं उनसे प्रारंभ होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आगे लिखेंगे, एक बार इतना लिखो, हाला झालारी कुंडलियां है जो कि एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है जो कि ईश्वरदास जी के द्वारा लिखा गया है। और देवयान है, और हम कह सकते हैं बाल लीला ग्रंथ है, या फिर गरुड़ पुराण है। ये फिर सभी निंदा स्तुति वगैरह सभी ग्रंथ किसके हैं? ईश्वरदास जी बारठ के हैं। लिखिए ये 1-2 लाइन, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करें। लिख लिया कि आगे बढ़े? एक लाइन और लिख लो। ईश्वरदास जी क्या थे? संत महात्मा के रूप में थे। संत महात्मा थे, इसलिए संत महात्मा थे, और इन्होंने कई सारे पर्चे भी दिए, इन्होंने कई सारे चमत्कार भी किए, चमत्कार किए। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ईश्वरा परमेश्वरा। ईश्वरा परमेश्वरा ऐसे लिख लो। इसलिए इन्हें
ईश्वरा परमेश्वरा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन ये लिखे, फिर लिखे इनके महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ लिख लेते हैं। प्रमुख ग्रंथों के अंदर हम बात करें जैसे कि आपका बाल लीला है, पहले एक लिखे, उसके अंदर एक लाइन भी लिखनी है, हरिदास ग्रंथ, जिसका नाम है हरिदास ग्रंथ। यानी ये ग्रंथ किसके ऊपर लिखा गया है, या फिर हम कह सकते हैं इस ग्रंथ के अंदर एक नंबर लगा के लिखे हरिदास ग्रंथ। इसका जो पहला प्रश्न है उसमें जो किसका दोहा या फिर हम कह सकते हैं किसके दोहे से ये प्रारंभ होता है, पीताम्बर भट्ट जो कि ईश्वरदास जी का ईश्वरदास जी का गुरु था, लिखे इसमें, या फिर इस ग्रंथ में जो पहला प्रश्न है उसके बारे में अगर हम बात करें, यह ग्रंथ है जो कि ईश्वरदास जी के गुरु, ये ग्रंथ ईश्वरदास जी के गुरु कौन थे, पीताम्बर भट्ट, पीताम्बर भट्ट के दोहे से प्रारंभ होते हैं, के दोहे से प्रारंभ होता है। फिर लिखे 2 नंबर लगा के, बाल लीला है, तीन नंबर लिखे गरुड़ पुराण है, लिखे 2-3 और लिख लो इसमें, हाला जालारी कुंडलियां हैं, उसके बाद में जो कि आपके वीर प्रदान ग्रंथ है, और निंदा स्तुति है, लिखे 1-2 और, देवयान ग्रंथ है, और आपके जो हम कह सकते हैं निंदा स्तुति है, और कौन सा है हो जाएगा आपका हाला जालारी कुंडलियां वीर ग्रंथ जो कि प्रदान ग्रंथ है। 5 नंबर लगा के लिखो निंदा स्तुति, निंदा स्तुति, और 5 नंबर 6 नंबर लगा के लिखो हाला जालारी कुंडलियां, हाला जालारी कुंडलियां। हाला जालारी कुंडलियां कैसा ग्रंथ है, वीर रस प्रदान ग्रंथ है, वीर रस प्रदान ग्रंथ। तो ये लिखे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा आप सभी को अच्छे से? लिख लिया? चलो आगे नेक्स्ट लिखो, साया झूला जी। किसके बारे में बात करेंगे? साया झूला जी, हेडिंग लगाए, साया झूला जी। जन्म कहां हुआ था इनका? लीलछा गांव, लीलछा ईडर में जन्म कहां हुआ था? लीलछा, कहां पड़ता है? ईडर, गुजरात में। ईडर कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो साया झूलाजी है, इनका जन्म है जो कि कहां पे हुआ था? लीलछा कह सकते हैं
ईडर गुजरात के अंदर इनका जन्म होता है। और ये जो हम कह सकते हैं कवि हैं वो डिंगल शैली के हैं, जो कि चारण कवि माने जाते हैं, यानी ये डिंगल शैली के चारण कवि माने जाते हैं। और जो ईडर का शासक था जिसका नाम था कल्याणमल राठौड़, उसके दरबारी कवि थे। और ये कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के परम भक्त थे। और कृष्ण पे कई सारे जो महान दोहे भी इन्होंने है जो कि लिखे हैं। उनकी कृष्ण पर जो दो दुए लिखे हैं उनके बारे में बात करें तो एक तो हो जाएगा आपका रुक्मणी हरण, जिसके अंदर रुक्मणी और कृष्ण के प्रेम से संबंधित यानी हम बात कर सकते हैं विवाह का वर्णन इसके अंदर किया गया है। लेकिन एक इन्होंने है जो कि ग्रंथ और लिखा है जिसका नाम है नागदमन। अब हम इसके बारे में बात करें तो भगवान कृष्ण के द्वारा यमुना नदी में जो एक कालिया नाग रहता था उसका जो दमन किया गया, ठीक है, उसका दमन किया गया कृष्ण के द्वारा, तो उसका जो वर्णन है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है नाग दमन के अंदर। तो दो इन्होंने है जो कि ग्रंथ भी लिखे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट कुशल लाभ की, तो इसके बारे में लिख लेते हैं लिलछा। लिलछा ईडर गुजरात। ये डिंगल शैली के चारण कवि थे। किस शैली के? डिंगल शैली के चारण कवि थे, ठीक है। और इसके बाद में बात करें तो गुजरात का शासक था जिसका नाम था कल्याणमल राठौड़। लिखे ये गुजरात शासक क्या नाम था जिसका? कल्याणमल राठौड़। कल्याणमल राठौड़ के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। कृष्ण के भक्त थे, हम कह सकते हैं कृष्ण के भक्ति में है जो कि ये कार्य करते थे। और कृष्ण भक्त पे जो दोहे लिखे, दो हम कह सकते हैं दो ग्रंथ लिखे हैं, सॉरी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कृष्ण के भक्त थे, भक्त थे और कृष्ण पर दो दोहे लिखे, सॉरी दो ग्रंथ लिखे, दो ग्रंथ लिखे। ठीक है, अब इनके बाद में हम बात कर लेते हैं दोनों ग्रंथों के बारे में। तो एक तो हो जाएगा रुक्मणी हरण, चलिए लिख लेते हैं, एक नंबर लगा के लिखो रुक्मणी हरण। ग्रंथ रुक्मणी हरण। एक कौन सा हो जाएगा? नागदमन। रुक्मणी हरण के अंदर कोष्टक लगा के लिखो इसमें, या फिर ऐसे लिख दो सीधा ही, कृष्ण रुक्मणी के विवाह का वर्णन। कृष्ण रुक्मणी के विवाह का वर्णन किसके अंदर किया गया है? रुक्मणी हरण के अंदर, ठीक है। दो नंबर लिखो नागदमन। नागदमन इसमें लिखना है कि कृष्ण के द्वारा जो यमुना नदी में एक कालिया नाग जो रहता था उसका दमन किया गया, उसका उल्लेख इसके अंदर है जो कि किया गया है, उसका वर्णन है जो कि इसके अंदर किया गया था। तो लिखिए इसमें एक लाइन लिखे, भगवान कृष्ण के द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा यमुना नदी में रहने वाले कालिया जो नाग था, कालिया नाग का दमन किया
इसका वर्णन मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए। मिलता है, लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम कुशल लाभ के बारे में, उनके कई सारे ग्रंथ थे, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, तो पूछ सकते हैं वो, क्योंकि राजस्थान के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार जो रहे हैं। लिखिए लिखिए फटाफट से। लिख लिया क्या? फिर आगे हेडिंग लगा के लिखे कुशल लाभ, साहित्यकार कुशल लाभ के बारे में लिखेंगे, यानी जो जैसलमेर के अंदर जैन परिवार में उनका जन्म होता है, 16वीं सदी के कवि माने जाते हैं। लिखिए, हेडिंग लगाए कुशल लाभ। ठीक है, तो इनके बारे में पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसलमेर जैन परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। कब होता है? 16वीं सदी के अंदर जन्म इनका माना जाता है। और ये दरबारी कवि किसके थे? जैसलमेर का शासक था जिसका नाम था हरराय, उनके दरबारी कवि माने जाते हैं। और इनके जो ग्रंथ है प्रमुख, उनके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि जो इनके जो शासक थे, यानी जिन शासक के ये दरबारी कवि थे, उसके कहने पे एक जो ग्रंथ लिखा गया था, यानी हम कह सकते हैं हरराय के कहने पे एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है ढोला मारूरी चौपाई। क्या है? ढोला मारूरी चौपाई। और एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम हम कह सकते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। कई सारे ग्रंथ है माधव दास जी के बारे में, जो कुशल लाभ के बारे में कल हम लोगों ने बात भी की थी, जो हम कह सकते हैं पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है, और भवानी छंद ग्रंथ है, और हम कह सकते हैं पार्श्वनाथ स्तवन ग्रंथ है, और कई सारे जो नवाकार छंद नाम पे जो कि कई सारे ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। फिर हम इनके बारे में बात करें कुशल लाभ के बारे में, तो जो हर्राय है उनके कहने पे एक ग्रंथ लिखा था ढोला मारूरी चौपाई। अब हर्राय के बारे में बात करें तो हर्राय जैसलमेर का पहला भाटी शासक कहलाता है, जिन्होंने क्या कहा था? जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। हम कह सकते हैं 1570 के अंदर नागौर के अंदर एक दरबार था, है? नागौर दरबार में उपस्थित होकर इन्होंने जो कि क्या किया था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले जो भाटी शासक, पहले भाटी शासक कहलाते हैं जैसलमेर के राव, हम कह सकते हैं हर्राय जिसका नाम था। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो लिख लेते हैं। तो लिखिए, पहले जन्म कहां पे हुआ था इनका? जन्म कहां पे होता है? जैसलमेर में। कोष्टक में लिखे जैन परिवार में। कब के कवि माने जाते हैं? 16वीं सदी के, 16वीं सदी में। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें, सोलहवीं सदी में है जो कि इनका जन्म माना जाता है। और ये दरबारी कवि किसके थे? जैसलमेर के शासक, इसे लिखो दरबारी कवि किसके थे? जैसलमेर के शासक जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक कौन थे? हर्राय। दरबारी कवि किसके थे? जैसलमेर के भाटी शासक हर्राय के दरबारी कवि थे। और अब हम बात कर सकते हैं कि इनके जो दोहे जो ग्रंथ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। लिखे प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ, एक नंबर लगा के लिखो ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरी चौपाई किसके कहने पे लिखा गया ग्रंथ? लिखे कोष्टक में लिख दे
हर राय के कहने पर लिखा गया। ये ग्रंथ हर राय के कहने पर लिखा गया। राय कौन था वो तो आपको पता है, जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर का भाटी शासक था। ये ग्रंथ हर राय के कहने पर लिखा गया, कहने पर लिखा गया। ठीक है, उसके बाद में आगे लिखे 2 नंबर पे पिंगल शिरोमणि, 2 नंबर लगा के लिखे पिंगल शिरोमणि। ठीक है, लिखे फटाफट से। चलो वो लाइन भी लिख लो एक पहले, ये आगे लिख लेना ना। 1570 में है ना, 1570 में क्या किया था इन्होंने, नागौर दरबार में है जो कि क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार की। और ये बात याद रखना कि हर राय है जो जैसलमेर का पहला भाटी शासक है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये लाइन लिखे पहले, हर राय, क्योंकि यहाँ पे हर राय की बात कर रहे हैं तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हर राय जैसलमेर का पहला भाटी शासक है, जैसलमेर का पहला भाटी शासक है, पहला भाटी शासक है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कब की थी, 1570 के अंदर। कब की थी, 1570 के अंदर। लिखे एक लाइन और लिखे, 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार था। कहाँ था, नागौर में एक दरबार था अकबर का, हम कह सकते हैं। वहां पे सम्मेलन जो रखा गया, सभी को एक जगह बुलाया गया, मीटिंग रखी गई। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार की, स्वीकार करते हैं। लिखिए, उसके बाद में लिखते हैं पिंगल शिरोमणि, जो भी इनके ग्रंथ है वो लिख लेते हैं। पिंगल शिरोमणि है और अगड़त चौपाई है और उनके बाद भवानी छंद है, कई एक नवकार छंद है। चलिए लिखते हैं, लिख लीजिए एक बार। लिख लिया क्या, तो चलिए उनके जो बाकी ग्रंथ बच्चे वो लिख लेते हैं। 2 नंबर लगा के लिखे, जो एक ग्रंथ तो लिख लिया हम लोगों ने, डोला मारू चौपाई। एक लिखे अगड़त चौपाई, अगड़त चौपाई। एक लिखे माधवानल, माधवानल कामक दल्ला री चौपाई। चार नंबर पिंगल शिरोमणि। तो इन पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो ग्रंथों के बारे में अलग अलग हम बात की थी कि कौन सा ग्रंथ है जो कि किसकी जानकारी देता है। या फिर अब हम बात कर सकते हैं, इन साहित्यकारों की बात कर रहे हैं तो इनमें ये कई सारे जो ग्रंथ है आ जाते हैं, जैसे कि भवानी छंद है और हम कह सकते हैं जो कि आपके नवकार छंद है, ये भी लिख लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भवानी छंद है, नवकार छंद है और आपके एक स्तवन भी है, पार्श्वनाथ स्तंभ। लिखिए 5 नंबर लगा के, भवानी छंद,
भवानी छंद, एक और साथ लिखना है। एक कौन सा हो जाएगा, भवानी छंद हो गया, एक और हो जाएगा इनका पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, स्तवन। ठीक है, एक याद नहीं आ रहा, याद आ जाएगा, अभी याद करने पे नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा अपने आप। भवानी छंद, एक और कौन सा था, हाँ याद आ गया, नवकार छंद। कौन सा था, नवकार छंद। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं ढोला मारूरी चौपाई, अगड़ावत चौपाई है, और आपके माधव नला कामक दल्लारी चौपाई है, एक नवकार छंद है, और हम कह सकते हैं पिंगल शिरोमणि है, भवानी छंद है, पार्श्वनाथ, स्तवन, स्तवन, स्तवन है, स्तवन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कुशल लाभ के प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं, उसके बारे में लिखे। फिर आगे पढ़ते हैं माधवदास ददवाड़िया के बारे में, जिनको 16वीं सदी के हम कह सकते हैं कवि माने जाते हैं, 16वीं सदी के कवि है, और इनका जन्म बालूंदा जोधपुर के अंदर होता है। कई सारे ग्रंथ जो हमने पढ़ा था, राम राशो ग्रंथ किसका लिखा गया है, माधवदास ददवाड़िया का द्वारा। एक है भाषा भूषण है, और जो कि जोधपुर के शासक सूर सिंह के दरबारी कवि थे। किसके बारे में बात करें, माधवदास ददवाड़िया के बारे में लिखिए फटाफट से, ये इतना लिखे। फटाफट से लिखने की कोशिश करें ताकि क्लास थोड़ी बड़ी ना हो। लिख लिया क्या, इसको इधर करके ना यहीं पे लिख लेते हैं, दूसरी यहां पे लिख लेते हैं ना, हेडिंग लिखाओ माधवदास ददवाड़िया। माधवदास ददवाड़िया, माधवदास ददवाड़िया। कौन से ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, राम राशो ग्रंथ है, और आपके भाषा भूषण ग्रंथ है, ये इन्होंने है जो कि लिखा था। जन्म कहां हुआ था इनका, बालूंदा। कहां पे पड़ता है ये, जोधपुर के अंदर। ठीक है, सूर सिंह का हम कह सकते हैं जो कि ये दरबारी कवि था। सूर सिंह, ये लिख लिया कि आपने, उसके बाद मिटाए। जोधपुर का शासक था सूर सिंह, उसका दरबारी कवि था, और 16वीं सदी का कवि इसे है जो कि माना जाता है। इनके बारे में अगर बात करें, लिखिए जोधपुर के शासक सूर सिंह, जोधपुर के शासक सूर सिंह के दरबारी कवि थे। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, माधवदास ददवाड़िया की। और किस सदी के कवि माने जाते हैं ये, 16वीं सदी के कवि माने जाते हैं, 16वीं सदी के कवि थे। प्रमुख ग्रंथ लिखो इनके दो। बाकी ग्रंथों के बारे में तो बात तो हम लोगों ने पीछे की क्लास में कर ली थी, क्योंकि हम कह सकते हैं इनके बारे में जो कौन सा ग्रंथ है वो किसके बारे में जानकारी देते हैं, किस शासकों के बारे में जानकारी देते हैं, या फिर इन सभी के बारे में बात तो हम लोगों ने है जो कि की थी। प्रमुख ग्रंथ है कौन से है, एक नंबर लगा के लिखो राम रासो ग्रंथ, राम रासो ग्रंथ। 2 नंबर पे लिखो भाषा भूषण, भाषा भूषण ग्रंथ किसका है, माधवदास ददवाड़िया का। तो लिखिए फटाफट से, ये लिख लिया ना तो मैं यहीं खड़ा रह जाता हूं ना, लिखिए फटाफट से। इसके अंदर केवल इतना याद रखना है, इनका जन्म बालूंदा जोधपुर में हुआ था। जोधपुर शासक सूर सिंह के दरबारी कवि थे, 16वीं सदी के कवि माने जाते हैं। 2 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, राम रासो और भाषा भूषण ग्रंथ। लिखिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में।
फिर इनके बाद में हम केशव दास के बारे में पढ़ लेते हैं। केशव दास जो पीछे के सेशन में हमने पढ़ा था, यानी इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। केशव दास इनके ग्रंथ के बारे में जो पढ़ा था, गजगुण रूपक ग्रंथ के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था। दिख तो रहा आप सभी को अच्छे से? लिख लिया क्या? चलिए आगे हेडिंग लगे केशव दास। बंटवारा कर लेते हैं अभी जैसे। इधर लिखे केशव दास। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनका जो गांव जन्म है वो चिड़िया ग्राम शोजतपाली के अंदर होते हैं। 16वीं सदी के कवि माने जाते हैं। और शासक किसके दरबारी थे? जोधपुर का शासक था जिसका नाम था गज सिंह। गज सिंह का दरबारी कवि था। और इनके जो ये थोड़ी सी बात करनी है इसके बारे में। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है, एक तो गज गुण रूपक ग्रंथ है, एक है जो कि अमर सिंह जी राठौड़ रादुआ। तो ये इतनी बातें इसके अंदर लिखनी है, तो लिखिए। जन्म कहाँ पे हुआ था? चिड़िया गांव शोजतपाली के अंदर इनका जन्म होता है। जन्म कहां होता है? चिड़िया गांव कहां पे पड़ता है? चिड़िया ग्राम शोजतपाली। कहां पे हुआ था इनका जन्म? चिड़िया ग्राम शोजतपाली के अंदर इनका है जो कि जन्म होता है। किसके हम कह सकते हैं? जोधपुर शासक गज सिंह के दरबारी कवि थे। जोधपुर शासक गजे सिंह या फिर गज सिंह, गज सिंह के, गजे सिंह भी लिख सकते हैं, सेम ही नाम है। गज सिंह के दरबारी कवि थे। गजे सिंह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गजे सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, अब लिखें प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ, दो ग्रंथ हैं। अमर सिंह जी राठौड़ रादुआ है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं, क्या हुआ? चलो, तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनके बारे में। तो ये दो ग्रंथ हैं इनके, एक तो हो जाएगा गजगुण रूपक है और एक है अमर सिंह जी राठौड़ रादुआ। और ये कब के कवि कहलाते हैं? 16वीं सदी के हैं जो कि कवि कहलाते हैं। तो ये एक दो बात लिखी, दो ग्रंथ लिख लेते हैं इनके। एक तो है गजगुण रूपक, एक नंबर लगा के लिखे, गजगुण रूपक। दो नंबर लगा के लिखे अमर सिंह जी अमर सिंह है जी राठौड़ रादुहा। राठौड़ रादुहा। अमर सिंह जी कौन थे? कहां के शासक थे? नागौर के। इनके और करण सिंह जो शासक थे, हम कह सकते हैं बीकानेर के, इनके बीच में 1644 ईस्वी में जो मतीरी की राड़ का युद्ध हुआ था, वो किसके अंदर कह सकते हैं इनमें से किसके अंदर कौन सा ग्रंथ है उसके अंदर है जो कि जानकारी मिलती है? कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले की जो क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था। और ये भी लिख लीजिए कि 16वीं सदी के कवि थे। यहाँ पे लिख लीजिए 16वीं सदी के कवि, सदी के कवि थे। कौन सी सदी के कवि थे? ये 16वीं सदी के कवि माने जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई इनमें से कौन सा जो कवि है वो 16वीं सदी का कवि है। ठीक है,
तो ये लिखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप लिखे जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। जसवंत सिंह प्रथम जिनका जन्म है जो कि एमपी के अंदर होता है, बुरहानपुर नाम जगह पर, हम कह सकते हैं बुरहानपुर क्षेत्र के अंदर जो गांव था एमपी के अंदर, बुरहानपुर में। और जोधपुर शासक गज सिंह के पुत्र, जोधपुर शासक गज सिंह के पुत्र जो गज सिंह के बाद में क्या करते हैं, जोधपुर के शासक बनते हैं। उनके क्या था ये, लिखिए, ये इतना लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखिए, जसवंत सिंह प्रथम के बारे में लिखिए। तो जन्म है जो कि उनका बुरहानपुर एमपी के अंदर होते हैं। और जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था गज सिंह की अभी हम बात कर रहे थे। इनके पुत्र है जो कि गज सिंह की मृत्यु के बाद में है जो कि वहां के शासक बनते हैं जोधपुर के। तो इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे थे हम, जसवंत सिंह प्रथम। एक बार हेडिंग लगाए, उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं। जसवंत सिंह प्रथम, इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, उनके बारे में बात करते हैं। जन्म कहां हुआ था, बुरहानपुर। कहां पे पड़ता है, एमपी में। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनके बारे में बात कर लेंगे हम। 7-8 ग्रंथ है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसके बाद में बात करें तो एक लाइन ये भी लिखनी है कि जोधपुर के शासक गज सिंह के बाद जोधपुर के है जो कि क्या करते हैं, उसके जो शासक बनते हैं वो गज सिंह के पुत्र है जो कि बनते हैं। और ये जो जसवंत सिंह जी है, ये डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों के है जो कि ज्ञाता माने जाते हैं। ये 2 लाइन लिखे। फिर इसके बाद में इनके जो ग्रंथ पढ़ते हैं, एक तो भाषा भूषण ग्रंथ इनका है जो कि किस शैली के अंदर लिखा गया है, संस्कृत, यानी हम बात कर सकते हैं जो इनका एक ग्रंथ है, एक बार आप समझने की कोशिश करें, जिसका नाम है भाषा भूषण। ये किस ग्रंथ की कॉपी मानी जाती है ये बताइए। एक संस्कृत के विद्वान हम कह सकते हैं कवि है जिसका नाम है जयदेव, एक विद्वान है जयदेव, उसका एक ग्रंथ है चंद्रालोक। चंद्रालोक के नाम से एक ग्रंथ है। किसकी बात करें, संस्कृत विद्वान ठीक है, जयदेव नाम है ना। इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है चंद्रालोक। इस ग्रंथ की कॉपी मानी जाती है भाषा भूषण। इस ग्रंथ की कॉपी मानी जाती है भाषा भूषण, या फिर हम कह सकते हैं प्रति छाया के रूप में है जो कि ये मानी जाती है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कौन है जो कि इनमें से हम कह सकते हैं चंद्रालोक ग्रंथ की जो कॉपी या फिर हम कह सकते हैं छाया, प्रति छाया जो मानी जाती है वो कौन सा ग्रंथ है, भाषा भूषण। किसके द्वारा लिखा गया या फिर किसका ग्रंथ है, जसवंत सिंह प्रथम का ग्रंथ माना जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी, यानी भाषा भूषण ग्रंथ जो लिखेंगे उसके अंदर आगे आपको एक लाइन लिखनी है कि ये ग्रंथ संस्कृत के विद्वान, क्या नाम था जिसका, जयदेव। संस्कृत के विद्वान जयदेव के ग्रंथ चंद्रालोक की प्रति छाया या फिर कॉपी है जो कि मानी जाती है। लिखिए, एक लाइन लिखे पहले कि जोधपुर के शासक गज सिंह या फिर गजे सिंह, गज सिंह की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, जोधपुर के शासक
या फिर लिखे जोधपुर की मृत्यु के बाद गज सिंह की मृत्यु के बाद गज सिंह के पुत्र जोधपुर के शासक बनते हैं। गज सिंह के पुत्र शासक बनते हैं, ऐसे लिख लो, शासक बनते हैं। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ लिखते हैं भाषा भूषण, उसके अंदर एक दो लाइन लिखनी है, और एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि ये जो कवि है जसवंत सिंह प्रथम, ये दोनों शैलियों के कवि माने जाते हैं। ये डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों के क्या है, ज्ञाता है, यानी दोनों शैलियों का ज्ञान इनको है। के ज्ञाता है। और यहां पे लिखे प्रमुख ग्रंथ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ग्रंथ, कौन सा है, भाषा भूषण। जो किसकी प्रति छाया मानी जाती है, हम कह सकते हैं जयदेव का एक, जो कौन थे जयदेव, लिखिए, कोष्टक लगा के लिख दे इसके अंदर, संस्कृत के विद्वान कौन थे, जयदेव। कौन सा ग्रंथ था इनका, जयदेव के ग्रंथ चंद्रालोक, चंद्र प्लस आलोक, चंद्रालोक। चंद्रालोक ग्रंथ की प्रतिछाया या डेस्क करके लिखे कोष्टक में, कॉपी मानी जाती है, चले लिखे। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में, बुरहानपुर एमपी के अंदर इनका जन्म होता है। डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों की ज्ञाता माने जाते हैं। इनका जो ग्रंथ है भाषा भूषण, जो कि किसकी प्रतिछाया मानी जाती है, संस्कृत के एक महान विद्वान थे जिसका नाम था जयदेव, उसका एक ग्रंथ था चंद्रलोक, उसकी प्रतिछाया है, जो कि कौन सा ग्रंथ माना जाता है, भाषा भूषण ग्रंथ। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर आपको लिखनी है। भाषा भूषण हो गया। आगे एक दो ग्रंथ, 5-6 ग्रंथ और है, वो उनके बारे में लिख लेते हैं। इसमें 1 नंबर लगा लीजिए आप, 1 नंबर। ये भी लिख लिया कि इधर वाला, चलिए लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इनके और ग्रंथ लिख लेते हैं आगे। ये तो लिख लिया होगा आपने, ये मिटा दूं क्या इधर वाला, लिख लिया? चलो आगे बढ़ ले, आगे दूसरे पेज में लिख लेते हैं। लिख लें, तो वो 1 नंबर वो आपने लिख लिया था। फिर आगे लिखे आप, हम बात कर सकते हैं अनुभव प्रकाश है, और आनंद विलास है, इच्छा विवेक है, सिद्धांत सार है, सिद्धांत बोध है, वो हम कह सकते हैं परोक्ष सिद्धांत है। ये 5-6 ग्रंथ और लिख लीजिए आप। अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, लिखे 2 नंबर लगा के लिखे। अनुभव सिद्धांत, अनुभव प्रकाश,
2 नंबर आनंद, 3 नंबर आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, प्रोक्स, प्रोक्स सिद्धांत, ये कौन सा रह गया? यानी अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, सिद्धांत सार है, सिद्धांत बोध है और आपके प्रोक्स सिद्धांत है और आपके कौन सा हो जाएगा? एक इच्छा विवेक, 7 नंबर लगा के लिखे, इच्छा विवेक ग्रंथ, इच्छा विवेक, ये इनके है जो कि ग्रंथ है। एक वो हो गया जो भाषा भूषण हम लोगों ने उस साइड में लिख लिया था। तो हम कह सकते हैं जो कि जसवंत सिंह प्रथम के जो ग्रंथ है, अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, सिद्धांत सार है, सिद्धांत बोध है, प्रोक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अक्ष, लिख लिया कि सभी ने? प्रोक्स सिद्धांत और इच्छा विवेक, ये इनके है जो कि 7 ग्रंथ है माने जाते हैं जसवंत सिंह प्रथम, जिनका जन्म कहां पे? एमपी के अंदर है, जो कि बुरहानपुर के अंदर हुआ था। फिर लिखे मुहणोत नैणसिरी ख्यात, किसके बारे में बात करेंगे? मुहणोत नैणसिरी ख्यात, नहीं वो तो हमने पहले पढ़ा था, नाम आ गया मेरे को। 17वीं सदी के कवि माने जाते हैं मुहणोत नैणसी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कहाँ इनका जन्म होता है, किसके ये दरबारी कवि रहे थे, किस समय में इन्होंने कहाँ पे दरबारी कवि के रूप में कार्य किया था, कौन से इनके ग्रंथ रहे थे और कौन सा ग्रंथ कहाँ पे लिखा था, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इनके प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें, मुहणोत नैणसिरी ख्यात है और उसके बाद में बात करें मारवाड़ परगनारी विगत बोध भी हम लोगों ने बात की थी, जिसके अंदर मारवाड़ के 6 परगनों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी हो जाएगी आपके? जेतारण है, ठीक है, जेतारण है और कौन सा हो जाएगा? सोजत आगे, जेतारण सोजत, पोकरण फलोदी, पोकरण हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा और जेतारण हो जाएगा, सोजत हो जाएगा और हो जाएगा हम बात कर सकते हैं मेड़ता और सिवाना। इन 6 परगनों के मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? मुहणोत, हेडिंग लगाए मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मारवाड़ परगनारी विगत भी इन्होंने लिखा था और एक नैणसिरी ख्यात जो इन्होंने लिखा था उसके बारे में बात करें तो जिसमें आपके इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। और मारवाड़ परगनारी विगत, इसके अंदर 6 जो जोधपुर हम कह सकते हैं मारवाड़ के जो 6 परगनों का उनकी जनसंख्या और हम कह सकते हैं उनके धर्म, रीति रिवाज और उनका क्षेत्रफल, इनके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। पोकरण है, फलोदी है, जेतरण है, हम कह सकते हैं सोजत है और कौन सा हो जाएगा? मेड़ता है, सिवाना है, इनके बारे में है जो कि जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, अब इनके बारे में और हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यानी मुहणोत नैणसी किस सदी के कवि माने जाते हैं? 17वीं शताब्दी के है जो कि कवि माने जाते हैं। जन्म इनका हुआ था जोधपुर के अंदर, ओसवाल जैन परिवार में। कब हुआ था? 1610 ईस्वी के अंदर है जो कि लगभग माना जाता है। जोधपुर का शासक था जिसका नाम था जसवंत सिंह प्रथम। वो इनके अच्छे दरबारी कवि थे, इनके अच्छे दरबारी कवि के रूप में है जो कि जाने जाते थे। और इनका एक भाई भी था मुहणोत नैणसी का, जिसका नाम था सुंदरदास। एक बार हुआ क्या था कि जसवंत सिंह यानी इनको है जो कि अपने प्रेम के नाते हम कह सकते हैं जसवंत सिंह ने मुहणोत नैणसी को अपने राज्य का दीवान हम कह सकते हैं, दीवान का पद है जो कि इनको दे दिया था, दीवान कह सकते हैं घोषित किया था, इनको पद दिया था, इनको दीवान बना दिया था अपने राज्य का। और एक घटना है 1666 ईस्वी के अंदर। कब की बात है? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में ये जब जाते हैं औरंगाबाद, यानी हम बात करें जसवंत सिंह प्रथम औरंगाबाद जाता है तो वहाँ पे एक तो मुहणोत नैणसी भी जाते हैं
और इसके भाई थे जिसका नाम था सुंदरदास। कि इसके बारे में बात करें, सुंदरदास और नैन सिंह और ये आपके हम कह सकते हैं जसवंत सिंह प्रथम है, जो कि औरंगाबाद 1666 के अंदर वहाँ पे जाते हैं। कोई अभियान था उसके दौरान जाते हैं और वहाँ पे हम कह सकते हैं किसी बात को लेकर अविश्वास है जो कि हो जाता है इनके प्रति। किसका? जसवंत सिंह का। अब वो अविश्वास के अंदर कुछ था नहीं, बल्कि हम बात करें तो कई सारे लोगों को ऐसे हुआ कि ये जसवंत सिंह जो हम कह सकते हैं प्रथम जो राजा है, इसके जो दरबारी कवि तो है, लेकिन इनका जो हम कह सकते हैं प्रेम प्रसंग, जो मित्रता का भाव काफी गहरे हो गए। कई सारे जो काम है वो एक राजा होते हुए जसवंत सिंह मोहनोत नैणसी के कहने पे है जो कि करता था। एक हम कह सकते हैं भाई लाचारी इसके अंदर हो गई थी, लेकिन कई सारे जो लोग हैं वो जलने लगे थे और इन्होंने एक भावना पैदा की और एक गलतफहमियां उसके अंदर जो कि डाली थी। हम कह सकते हैं जसवंत सिंह प्रथम को ऐसे कहा था कि ये जो आपके पीछे मोहनोत नैणसी आपकी कई सारी बुराइयां करता है, ऐसे ऐसे जो भी कह सकते हैं गलतफहमियां उसके मन में है जो कि भर दी थी। इसके चलते मोहनोत नैणसी व इनके भाई सुंदरदास को, यानी एक अविश्वास हम कह सकते हैं करते हुए इन पे अविश्वास करता है और 1 लाख का जुर्माना इन पे लगाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? जसवंत सिंह प्रथम, मोहनोत नैणसी व इनके भाई सुंदरदास। भाई का क्या नाम था? सुंदरदास। एक बार समझने की कोशिश करें ताकि मैं क्या बताऊं कि जब अपन कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो वो आपको अच्छे से याद रहता है। सुंदरदास व मोहनोत नैणसी को 1 लाख रुपए का जुर्माना करते हुए क्या करते हैं, औरंगाबाद की जेल के अंदर इनको जो कि दोनों को वहां पे कैद कर देते हैं। और कहा जाता है कि जहाँ पे ये दोनों भाई क्या करते हैं कि इन पे कोई आरोप था नहीं बिल्कुल भी, वो क्या है कि लोगों को ऐसे ही जाल में फंसाया गया था और इन पे झूठी कई सारे जो कह सकते हैं इसके अंदर ऊपर है जो कि दाव लगाए गए, दाग, झूठे दाग इन पे लगाए गए और दुखी होके अंत में है जो कि ये दोनों औरंगाबाद की जेल में क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मोहनोत नैणसी ने क्या की थी? आत्महत्या। कहाँ पे? हम कह सकते हैं औरंगाबाद की जेल के अंदर सुंदरदास व मोहनोत नैणसी ने जो कि आत्महत्या कर ली थी। और फिर हम इसके बारे में कई सारी बात कर सकते हैं, जैसे कि मोहनोत नैणसी को है जो कि राजपूताने का अबुल फजल भी कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने है जो कि मोहनोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल है जो कि कहा था। इनके जो 2 ग्रंथ है उन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। लिखिए, अब जन्म कहाँ हुआ था इनका? जोधपुर के अंदर है ना। लिखिए, जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में। एक बार मैं थोड़ा आवाज चेक कर लेता हूं, आप सभी तक आवाज अच्छे से आ रही है ना? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। ये जोधपुर के ओसवाल परिवार के अंदर हम कह सकते हैं 1610 के अंदर जोधपुर में ओसवाल परिवार में, जोधपुर में इनका जन्म होता है। कहां पे होता है? ओसवाल परिवार में। जन्म यहीं पे लिख लो, ओसवाल परिवार में। ओसवाल परिवार में कब होता है? 1610 में, 1610 ईस्वी। ईस्वी। किस सदी के कवि माने जाते हैं? ये 17वीं सदी के कवि माने जाते हैं। लिखे, 17वीं सदी के कवि थे। जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर शासक जसवंत सिंह, इनके बारे में यानी हम बात कर सकते हैं औरंगाबाद का जो था अभियान। तो लिखे, जोधपुर शासक जसवंत सिंह के प्रथम लिख दे, जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि
वह अच्छे मित्र थे। क्या थे? अच्छे मित्र थे। कवि के साथ साथ क्या थे? अच्छे उनके मित्र भी थे। कई सारे जो कार्य जसवंत सिंह प्रथम इनके कहने से भी करते थे। लिखे 1666 ईस्वी में किसी अभियान को लेके, किसी अभियान से हम कह सकते हैं किसी मकसद से 1666 ईस्वी में जसवंत सिंह प्रथम वह मोहनोत नैणसी वह इनका भाई सुंदरदास, वह इनका भाई कौन था? सुंदरदास। जसवंत सिंह के साथ आते हैं। जसवंत सिंह के यानी ये है जो कि हम कह सकते हैं 1666 ईस्वी में जसवंत सिंह प्रथम व मोहनोत नैण सिंह व इनका भाई सुंदरदास कहां जाते हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद किसी अभियान से जाते हैं, किसी अभियान से, कोई मकसद से जाते हैं। ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं किसी अविश्वास के चलते क्या करता है? जसवंत सिंह प्रथम इन दोनों पे अविश्वास कर लेता है। और चलिए लिखिए, एक बार आगे बढ़ते हैं उसके बाद। आगे बढ़े। चलिए, वैसे वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप स्किप करके देख सकते हैं या फिर रोक सकते हैं वीडियो को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखे, यहीं औरंगाबाद में बाद में जसवंत सिंह प्रथम नैणसी व इनके भाई सुंदरदास पर यहीं औरंगाबाद में जसवंत सिंह प्रथम व इनके भाई सुंदरदास पर अविश्वास करते हुए क्या करता है? 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दे। 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करते हुए क्या करता है? दंडित करते हुए दोनों भाइयों को औरंगाबाद जेल में कैद कर देता है। जेल में कैद कर देता है। एक लाइन और लिखे नीचे, यहीं पर दुखी होकर दोनों भाई दुखी होकर दोनों भाई क्या करते हैं? दोनों भाई आत्महत्या कर लेते हैं।
फिर लिखे इनके दो, फिर हेडिंग लगाए नीचे प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ, एक नंबर लगा के लिखे मरणोत्तर श्री ख्यात, ठीक है। मरणोत्तर श्री ख्यात जो कि इतिहास की जानकारी देता है, तो लिखे इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ, इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ, या फिर इतिहास की जानकारी मिलती है, इसमें इतिहास की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ, देने वाला ग्रंथ, कोष्टक बंद। फिर 2 नंबर लगा के लिखे मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगना विगत, विगत ग्रंथ पिछले क्लास में हमने कई सारे पढ़े थे, ठीक है। ये 2 इनके है जो कि क्या है, मरणोत्तर श्री प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं 6 परगनों की जानकारी मिलती है, तो लिख सकते हैं वैसे इसके अंदर मारवाड़ के 6 परगनों के, इसमें मारवाड़ के 6 परगनों की जानकारी मिलती है, जिसमें उनके हम कह सकते हैं धार्मिक की जो भी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में पता चलता है, उनकी क्या रीति रिवाज थे, उनकी जनसंख्या, उनके क्षेत्रफल के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से वह 6 परगने हमने बात की थी, पोखरण, फलोदी और जैतारण, शौजत, मेड़ता, श्रीवाणा, ये 6 परगने हैं। तो लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखने की कोशिश करेंगे। यानी हम कह सकते हैं मरणोत्तर से भी 17वीं सदी के कवि थे, और एक आपके कवि वृंद भी है जो कि 17वीं सदी का कवि था, तो उनके बारे में आप पढ़ लेते हैं। कवि वृंद के बारे में, जो कि जन्म होता है मेड़ता नागौर के अंदर होता है, कब होता है 1640 के अंदर, 1640 के अंदर, यानी जो मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था उससे 4 वर्ष पहले, 44 के अंदर अमर सिंह जो नागौर का शासक था और करण सिंह बीकानेर का शासक था, उसके बीच में है जो कि मतीरे की राड़ का युद्ध होता है 1644 के अंदर। तो उनसे 4 वर्ष पहले हम कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था, मेड़ता नागौर के अंदर, ब्राह्मण परिवार में। चलिए एक बार इतना लिखे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं इनके बारे में, कवि वृंद के बारे में। इनके जो कई सारे इन्होंने है जो कि सतसी ग्रंथ लिखे थे। सत्य सही, सत सही का मतलब ये होता है, क्या पढ़ते हैं इनके बारे में, सत सही का अर्थ होता है कि जिसमें जिस ग्रंथ के अंदर 700 पद हो, या फिर हम कह सकते हैं 700 दोहे हो, उस ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है, सत सही ग्रंथ जाना जाता है। एक इनमें से हम बात कर सकते हैं, एक सत सही ग्रंथ आगे हम पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है अर्ध सत सही ग्रंथ, यानी जिसको सत सही ग्रंथ के रूप में शुरू किया गया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया था, ऐसे बात करेंगे उनके बारे में। लिखिए फटाफट से। कवि वृंद के बारे में अगर बात करें तो ये ऐसे भी कवि हैं जिनको मांग करके लोग ले जाते थे अपने दरबार में। इन्होंने कई सारे दरबारों के अंदर काम किया था, हम कह सकते हैं, जैसे कि जसवंत सिंह प्रथम यानी मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में ये कार्य करते थे। वहाँ से औरंगजेब है जो कि इनको मांग करके ले जाता है कि भाई कई दिन में ले जाता हूँ, तो वहाँ पे उनके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में कार्य करता है। और उनके बाद में हम बात कर सकते हैं रूप सिंह, जो औरंगजेब से मांग करके ले जाता है, किशनगढ़ का शासक था जिसका नाम था राज सिंह, वो वहाँ से मांग करके ले जाता है। और इन सभी जगह पे हम कह सकते हैं इन्होंने कई सारे जो ग्रंथ है, ग्रंथों की रचना की है, उन सभी के बारे में अभी हम पढ़ लेंगे। चलिए लिखिए फटाफट। लिख लिया कि आगे बढ़ते हैं ना। चलिए हेडिंग लगाओ कवि वृंद। किसके बारे में पढ़ेंगे? कवि वृंद।
ठीक। जन्म कहाँ हुआ था इनका? मेड़ता नागौर में। जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। कब हुआ था? अभी हम लोगों ने बात की थी 1640 ईस्वी में। किस परिवार में? ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। ठीक है। और एक चीज और लिखे इसके अंदर, किस सदी के कवि माने जाते हैं ये? 17वीं सदी के। 17वीं सदी के कवि थे। ठीक है। किसके दरबार में इन्होंने कार्य किया था? जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम। लिखते हैं जोधपुर शासक, जोधपुर शासक ये नाम तो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी इन्हें 1-2 मिनट के अंदर कई सारी बार है जो कि इनके नाम ले लिया है। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में है जो कि कई सारा उल्लेख पर हम लोगों ने पढ़ा है। जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे, या फिर हम कह सकते हैं इनके दरबार कवि के रूप में है जो कि कार्य इन्होंने किया था, और जहां से औरंगजेब है जो कि इनको मांग करके ले जाता है। दरबार प्रथम के दरबार में थे, वहां से इसे लिखो, जहां से औरंगजेब इनको मांग कर ले जाता है, इनको मांग कर ले जाता है, मांग कर अपने दरबार में ले जाता है, अपने दरबार में ले जाता है। वहां पर इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। वहां पर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। ठीक है। कौन कौन से लिखे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी क्या करते हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात करें तो ये कौन से किन के दरबार में थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। वहां से औरंगजेब है जो कि अपने दरबार में इनको है जो कि यहाँ से मांग करके ले जाता है, और औरंगजेब के दरबार में इन्होंने है जो कि निम्न ग्रंथ लिखे, या फिर हम कह सकते हैं उन्हीं के दरबार में, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे ये था लास्ट में जो था औरंगजेब अपने दरबार में ले जाता है, यहाँ पे है जो कि कई सारे इन्होंने ग्रंथ जो सतसई ग्रंथ हम कह सकते हैं, जैसे कि आपका वृंद सतसई है, यमक सतसई है, भाव 85 का है, एक है आपके श्रृंगार शिक्षा। ये कई सारे जो ग्रंथ इन्होंने यहाँ पे लिखे थे। फिर यहाँ से किशनगढ़ का एक शासक था जिसका नाम था राज सिंह था। तो राज सिंह के वहाँ है जो कि इनको मांग करके ले जाया जाता है। तो वहाँ पे इन्होंने 1-2 ग्रंथ लिखे, जिसके हम बात करें तो वचनिका जो ग्रंथ इन्होंने वहाँ पे लिखे थे। वचनिका रूप सिंह राठौड़ की, जो कि रूप सिंह किशनगढ़ के एक शासक थे, उनके ऊपर एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, एक सत्य स्वरूप वचनिका, ये भी इनको है जो कि वहाँ पे लिखा गया। तो इनके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्रंथ किनके दरबार में लिखा गया, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे लिखे प्रमुख ग्रंथ, यानी जो औरंगजेब के दरबार में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ किसके द्वारा? कवि वृंद के द्वारा। तो लिखे, एक तो वृंद सतसई है, यमक सतसई है, एक भाव 85 का है, और एक आपके श्रृंगार शिक्षा है। ये 4 ग्रंथ इन्होंने यहाँ पे लिखे थे, लिखे प्रमुख ग्रंथ। एक नंबर लगा के लिखे वृंद सतसई,
2 नंबर लगा के लिखे यमक सतसई, एक लिखिए भाव 85 का, भाव 85 का, श्रृंगार शिक्षा। 4 नंबर लिखो श्रृंगार शिक्षा। अब यहाँ पे बात आती है सतसई का मतलब क्या होता है सतसई का, तो यहाँ पे लिखे सतसई का अर्थ लिखे सतसई बराबर लिख दे 700 पद या डैश करके लिखे दोहे, 700 पद या 700 दोहे क्या कहलाता है, सतसई कहलाता है, सतसई ग्रंथ कहलाता है। जिसमें 700 पद हो या 700 दोहे हो वह कौन सा हम कह सकते हैं ग्रंथ कहलाता है, सतसई ग्रंथ कहलाता है। तो लिखे यानी इन्होंने है जो कि औरंगजेब के दरबार में रहते हुए ये ग्रंथों की है जो कि रचना की थी। वृंद सतसई, यमक सतसई, भाव 85 का और श्रृंगार शिक्षा, ये ग्रंथ है जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखे थे। फिर कुछ समय के बाद ऐसे लिखे, कुछ समय के बाद कवि वृंद को किशनगढ़ का शासक राज सिंह है जो कि क्या करता है मांग करके अपने दरबार में ले जाता है और वहाँ पे इन्होंने जो निम्न ग्रंथ लिखे या फिर ऐसे लिखे कि कुछ ग्रंथ लिखे जैसे कि रूप सिंह राठौड़ रिवचनिका है और हम कह सकते हैं स्वरूप प्रकाश से जो प्रकाश क्या सत्य स्वरूप ग्रंथ है जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा था। और ये जो कि हम बात कर सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या करता है उनके जो सत्य एक तो वचनिका रूप सिंह राठौड़ ग्रंथ है जो कि किशनगढ़ का शासक था रूप सिंह, उनके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। और सत्य स्वरूप जो ग्रंथ है वो किन पे लिखा गया, यानी ये ग्रंथ है जो कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में उनके जो पुत्र थे उनके पुत्रों के बीच में एक जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसके अंदर मिलता है सत्य स्वरूप के अंदर। तो लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। यही लिखूं क्या, चलो यही लिख लेते हैं आगे। ठीक है यहीं पे लिख लेते हैं। कुछ समय बाद ऐसे पॉइंट लिखे, कुछ समय बाद कवि वृंद को कौन ले जाता है, कवि वृंद को किशनगढ़ शासक कौन था, राज सिंह, किशनगढ़ शासक राज सिंह मांग कर अपने दरबार ले जाता है। कहां से ले जाता है, औरंगजेब से अपने दरबार ले जाता है। ठीक है, वहां इन्होंने निम्न ग्रंथ लिखे, ऐसे लिख दो, वहां इन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की, निम्न ग्रंथ लिखे। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक सत्य स्वरूप है, एक वचनिका रूप सिंह राठौड़ हम कह सकते हैं राठौड़ लिखे, 2 ग्रंथ लिख लीजिए इनके बारे में। पहले फटाफट से इसको लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में 2 ग्रंथ जो लिख लेते हैं उसके अंदर 2-2 लाइनें लिखनी है, इसलिए बड़ा होगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया गया ये, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। इस पे लिखे प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ कवि के हम कह सकते हैं कवि वृंद के प्रमुख ग्रंथ, जिसमें 1 नंबर लगा के लिखे वचनिका रूप सिंह राठौड़री, रूप सिंह राठौड़री। इसमें कोष्टक में लिखे रूप सिंह राठौड़ कौन था,
किशनगढ़ शासक रूप सिंह राठौड़ था। किशनगढ़ शासक रूप सिंह राठौड़ पर लिखा गया ग्रंथ। रूप सिंह राठौड़ रिवचनिका हो गई। और 2 नंबर लगा के लिखे आप सत्य स्वरूप। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि हम कह सकते हैं इसके बारे में आगे लिखते हैं, कोष्टक लगा के लिखे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों द्वारा किया गया उत्तराधिकारी युद्ध। यहां पर हम कह सकते हैं उनके पुत्रों के बीच हुआ उत्तराधिकारी युद्ध। उत्तराधिकारी युद्ध का वर्णन मिलता है या फिर उल्लेख किया गया है। सत्य स्वरूप के अंदर अगर बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनके पुत्रों के बीच में है जो कि क्या हुआ था, एक उत्तराधिकारी के रूप में जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी इसके अंदर मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं युद्ध पर जो लिखा गया ये ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कई सारे जो और हम कह सकते हैं कई सारे साहित्यकारों के नाम और पढ़ लेते हैं, उनके ग्रंथों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कवि सुदन के बारे में। कवि सुदन है जो कि हम कह सकते हैं भरतपुर के सूरजमल जाट का एक दरबारी कवि था। ग्रंथ की बात करें तो सुजान चरित है जो कि सूरजमल पर लिखा गया ग्रंथ है। एक एक दो दो लाइन लिखनी है, जो मोटा मोटी तौर पर हम बात कर सकते हैं। ये कई जो ग्रंथ हम लोगों ने, कई सारे जो साहित्यकार है, मुणोत नैणसी है, पृथ्वीराज राठौड़ है, और हम कह सकते हैं दुर्शाड़ा जी है, इन सभी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आगे हम पढ़ते हैं, एक एक दो दो लाइन सभी के बारे में लिख लेते हैं। लिखो कवि सुदन, वो तो यही लिख लेते हैं ना। लिखे कवि सुदन। भरतपुर के शासक सूरजमल जाट का दरबारी कवि था। यहीं लिख लो, ये भरतपुर शासक सूरजमल जाट कौन था? सूरजमल जाट का दरबारी कवि था, या फिर थे। सूरजमल जाट के दरबारी कवि थे। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, इनका एक ग्रंथ है सुजान चरित्र, जो कि किस पे लिखा गया है? सूरजमल पर लिखा गया ग्रंथ है सुजान चरित्र। लिखिए प्रमुख ग्रंथ सुजान चरित्र, ऐसे लिख दो ग्रंथ। कौन सा इनका ग्रंथ है? सुजान चरित्र। कोष्टक लगा के आगे लिखो, डेश करके कोष्टक। किस पे लिखा गया ग्रंथ है? सूरजमल पर लिखा गया ग्रंथ। भरतपुर शासक सूरजमल पर लिखा गया ग्रंथ। सूरजमल पर लिखा गया ग्रंथ। ठीक है, चलिए लिखे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कवि बिहारी के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखिए फटाफट से। लिख लिया कि आगे बढ़ते हैं? साइड में हो जाऊं? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए हेडिंग लगाए कवि बिहारी। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? कवि बिहारी।
ठीक है। अब इनके बारे में समझते हैं। इनका जो जन्म है वो ग्वालियर के अंदर होता है। किससे? ये कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। और उसके बाद में बात करें तो जय सिंह जो प्रथम था, मिर्जा राजा जय सिंह था, इनके ये दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जय सिंह के है जो कि दरबारी कवि थे। और कहा जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह के वहाँ दरबार में रहते हुए इन्होंने जो ग्रंथों की जो रचना की है उसके अंदर कहा जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा कवि बिहारी को हर एक दोहे के अंदर, यानी प्रत्येक दोहा लिखता था तो कवि बिहारी को है जो कि मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह क्या करता था, एक हम कह सकते हैं सोने की मुद्रा इनको प्राप्त कर देता था। ठीक है, यानी कवि बिहारी है जो कि जैसे ही एक दोहा लिख देता तो कवि बिहारी को हम कह सकते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा एक सोने की मुद्रा दी जाती थी। प्रत्येक दोहे के बाद, प्रत्येक दोहे के बदले सोने की एक है जो कि मुद्रा उनको दी जाती थी। और इसके बाद में बात कर सकते हैं इनके जो ग्रंथ है, एक तो है बिहारी सतसई। कौन सा है? बिहारी सतसई, जो कि कृष्ण से संबंधित के ग्रंथ है, जिसमें 713 कुल 713 दोहे हैं या फिर हम कह सकते हैं पद है। जिसमें जो शुरुआत है, जिसमें यानी पहला जो दोहा है वो किसको समर्पित है? राधा को समर्पित है। तो ये हम प्रत्येक बातें लिख लेते हैं। और एक बात ये आपके मन में आ रही होगी कि जो एक तो मिर्जा राजा जय सिंह है, मिर्जा राजा प्रथम था वो मिर्जा राजा जय सिंह था, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है, ये था प्रथम। अब इसमें क्या पता चले कि मिर्जा राजा जय सिंह, कई बार ये दिक्कत होती है आपको कि भाई मिर्जा राजा जय सिंह 2 है, ठीक है, एक और लिखो राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह एक है, सवाई जय सिंह। तो इनमें से प्रथम कौन था और द्वितीय कौन था? ठीक है, तो सवाई जय सिंह वो द्वितीय था और मिर्जा राजा जय सिंह वो प्रथम मिर्जा राजा जो कि जय सिंह था। ठीक है, अब इसमें पता हम कह सकते हैं कि जो प्रथम जय सिंह था, राजा जय सिंह प्रथम था, उसको किसकी उपाधि धारण थी? मिर्जा की उपाधि धारण थी, मिर्जा की उपाधि। और हम कह सकते हैं जय सिंह द्वितीय को है जो कि सवाई की उपाधि थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो प्रथम थे, क्योंकि इनको है जो कि हम कह सकते हैं जैसे ABCD के हिसाब से बात करें तो M आपके पहले आ जाएगा और S बाद में आता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से बात कर सकते हैं, M पहले आएगा तो ये प्रथम हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम हो जाएगा और सवाई जय सिंह आपके द्वितीय हो जाएगा। तो ये बात आपको नॉर्मल के तौर पे आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब आगे लिखें, जन्म कहाँ हुआ था इनका? ग्वालियर के अंदर, कृष्ण भक्त थे। लिखिए जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। कृष्ण भक्त थे। ठीक है, अब इनके बारे में अगर बात करें तो जयपुर के मिर्जा राजस्थान, यानी हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, किसके जो दरबारी कवि थे ये? जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। और एक लाइन और लिखे, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा कवि बिहारी को, कवि बिहारी को प्रत्येक दोहे के बदले लिखे, प्रत्येक, साथ साथ लिखते रहे, प्रत्येक दोहे के बदले क्या देता था मिर्जा राजा जय सिंह? मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा कवि बिहारी को प्रत्येक दोहे के बदले एक सोने की मुद्रा दी जाती थी, एक सोने की मुद्रा दी जाती थी।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस, यानी आपको पूछ ले कि वहां पर ऑप्शन है जो कि मिर्जा राजा जय सिंह का भी आ सकते हैं, और कौन ऐसा जो शासक था जो किसी कवि को प्रत्येक दोहे के बदले जो कि एक सोने का सिक्का दिया करता था या फिर सोने की मुद्रा दिया करता था। तो वहां पे ऑप्शन आपके मिर्जा राजा जय सिंह भी दे सकते हैं, मिर्जा राजा कह सकते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, और आपके सवाई जय सिंह भी दे सकते हैं। तो आपको केवल इतना नाम याद होगा कि सवाई जय सिंह ने दिया, नहीं सॉरी जो जय सिंह ने दिया था, इतना नाम याद आपको नहीं है। हम बात कर सकते हैं जो अभी हमने डिटेल से पढ़ा है कि एक मिर्जा राजा जय सिंह जो प्रथम था, और जय सिंह द्वितीय जिसको किसकी उपाधि धारण थी, सवाई की उपाधि धारण थी। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि इन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है, हम कह सकते हैं बिहारी सतसई। कृष्ण से संबंधित इसमें है जो कि कुल 713 दोहे हैं। लिखे एक लाइन और लिखे, प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथ डैश करके लिखे, एक नंबर बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। अभी हम लोगों ने बात की थी कि सतसई कौन सा ग्रंथ होता है जिसमें 700 पद, कम से कम 700 पद हो। लिखे इसमें कृष्ण से संबंधित, कृष्ण से संबंधित कितने पद है, 713 दोहे हैं, 713 दोहे हैं। जो पहला दुआ किसको समर्पित है, हम बात कर सकते हैं राधा को समर्पित है। तो ये लाइन लिखे, इसमें पहला दुआ राधा को समर्पित है। इसमें पहला दुहा या दोहा किसको समर्पित है, राधा को समर्पित है। ठीक है, लिखिए फटाफट से। तो आज की क्लास का तो टाइम हो रहा है, बाकी और भी पढ़ लेते, लेकिन हम कह सकते हैं कि कल के सेशन में बाकी पढ़ेंगे। क्योंकि बाकी सर अब वेट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं क्लास के अंदर अब इतना ज़्यादा टाइम तो आपका ले नहीं सकते जितना टाइम था। हमारी 1-1.5 घंटे की क्लास रहती है उसके अंदर, उसके बाद में हम टाइम ज़्यादा, हम कह सकते हैं प्रॉब्लम हो जाएगा सभी के फिर, है ना। तो साथियों हम कह सकते हैं इसी के साथ में यहीं पे आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।